गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था आईबीसी के बारे में, ठीक है। आज अपन जानेंगे इसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो एक बार अपन देख लेते हैं पूरा आईबीसी 2016 में आखिर कैसे प्रोसीजर चलता है अगर एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन आती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मैंने बताया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा कंपनी के केस में, तो वो होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इंडिविजुअल के केस में होता है डीआरटी, पर इंडिविजुअल का अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका अपने सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख रहे थे कि जब भी एप्लीकेशन आएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो वो क्या करेगा, विद इन 14 डेज़ के अंदर या तो एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन तो वो टाइम देगा जिस भी एप्लीकेंट ने ये सबमिट करी एप्लीकेशन, उसको टाइम मिलेगा कि वो रेक्टिफाई कर दे डिफेक्ट विद इन 7 डेज। हो सकता है कि एप्लीकेशन के साथ उसने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करे हों, तो उसके बाद 7 दिन का टाइम है। अगर वो सही कर देता है तो एडमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ गलती है तभी वो रिजेक्ट होगी, अदरवाइज़ तो वो एडमिट हो जाएगी। तो विद इन 14 डेज आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई है या फिर रिजेक्ट हुई है। तो एडमिट होने के बाद क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ CIRP, ठीक है। तो CIRP प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। CIRP प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, ये 180 डेज़ का जनरली टाइम पीरियड होता है। इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज़ और एक्सटेंड कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। पर एक्सटेंशन आपको एक बार ही मिलता है, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है, 180 डेज़ के टाइम पीरियड में ये होता है कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है वो क्या करता है, इन 180 डेज़ में कंपनी का ऐसा प्लान बनाता है कि ताकि कंपनी आने वाले सालों में उस प्लान पर चलकर एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। तो 180 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है प्लान बनाने के लिए, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक प्लान बनाता है कि आने वाले सालों के अंदर कंपनी कैसे काम करेगी ताकि वो प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। और जब प्रॉफिट में होगी तो ऑलरेडी उसने जिस भी जहाँ से भी लोन ले रखा है तो उसका लोन रीपे कर देगी, ठीक है। तो जिस दिन एडमिट होता है उससे ही CIRP प्रोसेस का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 180 डेज़ का टाइम पीरियड जिस दिन एडमिट हुई वहीं से चालू हो जाएगा। अब एडमिट होने के 7 दिन बाद क्या होता है, कम्युनिकेट कर देते हैं सारे क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर तो वही कंपनी हो गई, तो कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स थे, ठीक है, हो सकता है जैसे कि SBI बैंक का बाकी था और भी किसी कंपनी का, एक कंपनी ने जैसे कि रिलायंस ने SBI बैंक का लोन नहीं चुकाया तो SBI ने ये एप्लीकेशन दी। अब बाकी कंपनी का भी तो लोन बाकी होगा, ठीक है, लोन रिपेमेंट। तो रिलायंस ने हो सकता है बाकी बैंक का भी लोन रिपेमेंट नहीं करा होगा, जैसे SBI ने तो यहाँ एप्लीकेशन दे दी। तो ये SBI और रिलायंस के बीच में अभी तक तो ये प्रोसेस चल रहा था। अब क्या होगा, जितने भी उस कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल उन्होंने सप्लाई करा होगा और कंपनी ने उनको पैसे नहीं दिए होंगे, ठीक है, वो भी आ सकते हैं। और साथ में ही जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया था, दूसरे बैंक होंगे, पंजाब नेशनल बैंक और भी कोई बैंक होंगे, तो सबको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेट टू क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, विद इन 7 डेज हो जाएगा। और उसके बाद कम्युनिकेट करने के बाद क्या होगा, अपॉइंट होगा IRP, ठीक है। IRP यानी कि इंटरिम रिसोल्यूशन प्रोफेशनल। कुछ टाइम पीरियड के लिए एक रिसोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, जैसे कि SBI ने एप्लीकेशन दी होगी इस अथॉरिटी को, तो उसने एक नाम भी सजेस्ट करा होगा SBI बैंक ने कि कौन रिसोल्यूशन प्रोफेशनल बनना चाहिए। तो एक बार तो वही पर्सन अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में जो कंपनी का पूरा प्लान बनाएगा वो अलग पर्सन अपॉइंट होगा, पर एक बार स्टार्टिंग में तो क्योंकि ये CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो इसलिए अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका जनरली टाइम पीरियड होता है जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई उससे विद इन 14 डेज़ के अंदर ही एक बार तो IRP वाला पर्सन अपॉइंट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके क्या होगा, जब यह IRP वाला पर्सन अपॉइंट हो जाएगा तो उसके पास टाइम है विद इन 3 डेज़, जिस दिन वो अपॉइंट हुआ उसके विद इन 3 डेज़ वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा कि जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो सब आ सकते हैं, ठीक है।
किस किस का कंपनी ने लोन रिपे नहीं किया है, और वो पूरा एक प्रोसीजर बता देगा कि अगर आपका भी इस कंपनी ने पैसे नहीं चुकाए तो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन टाइम पीरियड। उसके बाद हो जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाएगी, ठीक है। यहाँ सारे कमेटी बन जाएगी जितने भी कंपनी ने बाकी दूसरे बैंक का क्रेडिटर्स जिनका भी लोन रिपे नहीं करा, तो उन सब की एक कमेटी बन जाएगी आफ्टर पब्लिक अनाउंसमेंट। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिव क्रेडिटर में ये होता है कि अभी तो जैसे कि SBI बैंक को एक बार विद इन 7 डेज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद एक पूरा प्रोसीजर लीगल वे में आप बोल सकते हो, क्योंकि अनाउंसमेंट एक जनरली न्यूज़पेपर के थ्रू होगी, तो ये एक तरीके से लीगल फॉर्मेलिटी हो जाएगी ताकि सबको पता चल जाए। बाकी पता तो सबको पहले ही पता चल जाता है, पर वो इनफॉर्मल वे में चलता है, ठीक है। इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी ताकि उसके बाद ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है। यानी कि तो ये इसके लिए कितना टाइम पीरियड है, जिस दिन IRP अपॉइंट होगा उसके विद इन 30 डेज सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जुड़ जाने चाहिए, जिसने भी कंपनी को लोन दिया है और उसका रीपेमेंट कंपनी ने नहीं करा, तो ठीक है, उन सबकी कमेटी बन जाएगी। अब ये क्या करेंगे, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स विद इन 7 डेज अपनी फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। जिस दिन मीटिंग इस्टेब्लिश हुई इसके 7 दिन का टाइम पीरियड है फर्स्ट मीटिंग करने का। और इस मीटिंग में क्या डिसाइड होगा कि कंपनी का रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कौन बनाएगा, ठीक है। 180 डेज का टाइम पीरियड है ना कंपनी का, कि कैसे प्लान बनाना है, कैसे कंपनी को प्रॉफिटेबल लाना है। तो अब उनके पास या तो एक ऑप्शन है जो IRP अभी बना हुआ है उसी को ही RP बना दो, या फिर कोई दूसरा पर्सन है तो उसको बना दो। ये कैसे डिसाइड होता है, ये 66% वोटिंग से डिसाइड होता है, ठीक है। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन अपॉइंट हो जाएगा एज एन RP रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में फिर उसके बाद क्या होगा, अप्रूवल ऑफ प्लान बाय COC कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्या होगा, हर एक क्रेडिटर्स क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से प्लान बना के देगा कि इस तरीके से हम कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप हमारा प्लान, SBI बैंक अपना प्लान देगा कि इस तरीके से रिलायंस को चलाओ तो हो सकता है वो प्रॉफिटेबल बन जाए। पंजाब नेशनल बैंक अपना अलग तरीके से देगा, जिस पे जैसे कि रिलायंस ने पंजाब नेशनल बैंक और रिलायंस का लोन रिपेमेंट नहीं करा, तब जिस भी बैंक का ऐसे और भी जो बैंक है उनका लोन रिपेमेंट नहीं करा, तो हर एक के पास राइट है कि वह प्लान बना के सबमिट करेंगे रिसोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। फिर वो रिसोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लान फॉलो करना है उसको, यानी कि वो कंपनी कौन सा प्लान फॉलो करेगी, जिसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स उसके लिए भी वोटिंग करेंगे। जिस प्लान को हाईएस्ट 66% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज मिलेंगे, मिनिमम 66% तो मिलने चाहिए, वो प्लान डिसाइड होगा, ठीक है। उसको अप्रूव करेंगे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। सारे क्रेडिटर्स को पता चलेगा कि हाँ भैया रिलायंस आने वाले साल के अंदर इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। ये एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, रिलायंस का और बैंक का, ठीक है। फिर क्या होगा, प्लान अप्रूव होने के बाद कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अभी तो प्लान को अप्रूव करा है, उसके बाद वो प्लान को सबमिट करेंगे NCLT, ठीक है। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी तो एक बार करेगा, उसको चेक करेगा कि हाँ भैया सही में वाकई में सही प्लान बनाया है जिन्होंने भी बनाया। फिर क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा प्लान। ये अथॉरिटी क्या कर सकती है, या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। अगर रिजेक्ट हो गया प्लान, इस अथॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा। और एक्सेप्ट हो गया तो CIRP प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चलता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्ट बाकी दूसरे एक्ट से क्यों डिफरेंट है, आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये एक्ट है, ये आपको रास्ता बताता है कि अगर कंपनी लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रही तो उसको एक ऑप्शन दो कि वो हो सकता है दूसरे जने उस कंपनी को चलाएं, तो हो सकता है कि कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल बन जाए, और नहीं बन पाती प्रॉफिटेबल तो उसका वाइंड अप कर दो, लास्ट ऑप्शन है। बाकी दूसरे एक्ट क्या बोलते थे कि डायरेक्ट कंपनी का वाइंड अप कर दो, जितना पैसा मिलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। और वो उसके बाद बता रखा है पावर्स ऑफ IRP, ठीक है। या IRP पर्सन अपॉइंट होता है, उसके पास क्या पावर है, जितना उसके पास इतना टाइम पीरियड, जब तक RP अपॉइंट नहीं होता तब तक तो IRP फंक्शन करेगा, क्योंकि अब कंपनी के डायरेक्टर्स तो काम कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये IRP के पास क्या पावर है, वह
अपने नाम पर वो एग्जीक्यूट कर सकता है, डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कर सकता है, ठीक है, साइन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स पर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उसके पास डेटा अवेलेबल रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा, उसकी जिम्मेदारी अब कंपनी सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ को पूरा करे। जैसे कि बाकी आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कोई कंपनी ने पहले से ही डिविडेंड घोषित कर रखा था, उसका पूरा रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ होना चाहिए। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस टाइम पीरियड में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स की पावर तो सस्पेंड हो जाएगी और किसको मिल जाएगी, आईआरपी को मिल जाएगी। ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स किसको अब रिपोर्ट करेंगे, आईआरपी को। तो आईआरपी कुछ शॉर्ट में बोलूँ तो आईआरपी कंपनी को इस तरीके से चलाएगा ताकि कंपनी गोइंग कंसर्न एक बार चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में कंपनी को हैवी लॉसेस होने लग जाएँ। और ये फॉर्म बता रखे हैं जनरली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख सकते हो। फॉर्म से किसके लिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर को अगर प्रूफ देना है, ठीक है। अब ये आईआरपी देखेगा ना कि हाँ ये वाक्य में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो जन इधर आएंगे जो अपना प्रूफ देंगे कि हाँ भैया कंपनी ने वाक्य में हमारा लोन रिपेमेंट नहीं करा है, ठीक है। तो वो किस में देंगे, फॉर्म सी में देंगे, फॉर्म बी में देंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर, फॉर्म डी में देंगे वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़ का कोई बकाया है तो। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो। बाकी उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वारम फॉर द मीटिंग। इफ मेंबर्स ऑफ सीओसी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो कम से कम 33% तो वोटिंग राइट्स मिलने ही चाहिए, ठीक है, तभी। इफ़ क्वारम नॉट प्रेजेंट मीटिंग एडजॉर्न टू नेक्स्ट डे, यानी कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कंपनी के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए तो फिर क्या होगा, मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे सेम प्लेस एंड सेम टाइम, ठीक है। जैसे कि आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा था ऐसे इधर भी क्वारम होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट्स पीपल वो अलग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी मीटिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो वैलिड कहलाएगी। आरपी ड्यूरिंग सीआईआरपी शैल नॉट टेक एनी एक्शंस विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। अपन ने देखा था आईआरपी के बाद आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, कुछ बड़े काम नहीं करने, ठीक है, विदाउट अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्योंकि अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने छोटी सी भी गलती कर दी ना तो कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। कंपनी की हालत वैसे ही ख़राब है तभी ये सीआईआरपी प्रोसेस लगा हुआ है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कुछ बातों का ध्यान रखना और उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा, क्रेडिटर्स का होगा। अगर छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना आरपी ने तो अल्टीमेटली उसका सारा नुकसान मिलेगा सीओसी को, क्योंकि अगर छोटी सी गलती हो गई यहाँ तो डायरेक्ट कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन में पहुँच जाएगी, ठीक है, लिक्विडेशन होगा फिर। इसलिए बोल रखा है कि कुछ बातों का, कुछ एक्शंस करने से पहले एक बार अप्रूवल ले लेना सीओसी का। पहला, अगर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज कर रहे हो, जैसे कि इक्विटी डेप्ट आपने प्रपोर्शन बढ़ा होगा, अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, मेमोरेंडम, उसमें कोई चेंज कर रहे हो तो एक बार क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। रेस एनी इंटरिम फाइनेंस एंड एक्सेस ऑफ अमाउंट डिसाइडेड बाय सीओसी। सीओसी ने मीटिंग में बताया होगा कि आरपी इतना फाइनेंस कर सकता है, ठीक है, कंपनी के एसेट्स बेच कर या फिर लोन ले सकता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा लेना तो एक बार और अप्रूवल लेना पड़ेगा। चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा और सब्सिडरी, अगर आप बिल्कुल ही आरपी चाहते हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए तो एक बार अप्रूवल लगेगा। क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो डेप्ट। डेलीगेट इट्स अथॉरिटी, वो अपनी जिम्मेदारी किसी और पर्सन को दे रहा है। चेंज इन अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर्स, अब इससे ऑडिटर्स का क्या जिम्मेदारी, ठीक है, ऑडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज कर रहे हो तो अप्रूवल लगेगा। चेंज इन ओनरशिप इंटरेस्ट, give instructions to financial institutions maintaining account of corporate data for a debit transaction in excess। वही जितना इन्होंने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मीटिंग में डिसाइड करा होगा कि आरपी इतने लिमिट तक के ट्रांजेक्शन कर सकता है, अगर उसको बहुत हैवी अमाउंट के करने हैं तो एक बार परमिशन लेना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है तो डिस्पोज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर्स टू थर्ड पार्टीज, कुछ शेयर्स के अंदर भी चेंज कर रहा है, ठीक है।
या फिर उसने परमिशन दे दी डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। ट्रांसफ़र राइट्स, फाइनेंशियल डेब्ट्स, ऑपरेशनल डेब्ट्स अदर देन इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस के दौर उसके अलावा कोई कर रहा है, ठीक है, कोई लोन ले रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल डेब्ट्स या फिर कोई ट्रांसफ़र राइट्स कर रहा है, तो एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल ऑफ COC। चेंज इन अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सनल स्पेसिफाइड बाय COC, वही कंपनी के किसी मैनेजमेंट में। नो एक्शन शैल बी अप्रूव्ड बाय COC अनलेस अप्रूव्ड बाय वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स। अब अगर RP को इनमें से कोई से भी काम करने तो COC का अप्रूवल लगेगा। COC अप्रूव कैसे देंगे, जो उनकी मीटिंग कंडक्ट होगी और उसमें 66% वोटिंग राइट्स मिनिमम मिलने चाहिए। इससे ज़्यादा मिलेंगे तो चल सकता है, पर इससे कम नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। पर्सनस नॉट एलिजिबल फॉर रिसोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, यानी कि अपन ने देखा था ना कि ये RP या फिर IRP उस वाले पर्सन को जो भी, जैसे कि बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, वो अपने अपने हिसाब से प्लान बना के भेज सकते हैं इन लोगों को कि कंपनी आने वाले सालों में किस तरीके से काम करेगी ताकि वो प्रॉफिटेबल बन जाए। अब कुछ पर्सनस उसके लिए एलिजिबल नहीं है जो वो कंपनी का प्लान बनाएंगे, ठीक है। होता क्या है, क्रेडिटर लोग प्लान बनाते हैं, वो प्लान जाता है RP को, फिर RP क्या करता है, मीटिंग कंडक्ट कराता है, या RP IRP दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये लोग क्या कराते हैं, वोटिंग कराते हैं, और अगर वोट में जिसको भी 66% या उससे ज़्यादा मिलते हैं वो प्लान सिलेक्ट हो जाता है, और फिर आने वाले सालों के दौरान कंपनी उसी प्लान पर वर्क करती है और वो प्रॉफिटेबल बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो लिक्विडेशन हो जाएगा। तो कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है, पहला अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो खुद का ही दिवालिया निकला हुआ है, तो वो दूसरे का क्या कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। सेकेंड, विलफुल डिफॉल्टर, वही डिफॉल्टर है एज पर RBI एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान क्लासिफाइड एज NPA। जब वो रिसोल्यूशन प्लान बना रहा है एप्लीकेंट, जैसे कि कोई SBI बैंक का कोई डायरेक्टर बना रहा है कि रिलायंस इस तरीके से काम करेगी, अब उस पर्सन का ही ऑलरेडी वो खुद ही पर्सन NPA क्लासिफाइड हो चुका है एज पर RBI गाइडलाइन, तो वो क्या बनाएगा, रिलायंस का प्लान, ठीक है। If want to submit plan, COC give 30 days to make payment। अगर वो फिर भी बनाना चाहता है तो उसको COC 30 डेज़ का टाइम देगा कि उसका जहाँ भी लोन बाकी है उसका लोन रिपेमेंट करे। रिलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेट डेटा है तो वो प्लान नहीं बना सकता। हैज़ बिन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट, ये अप्लाई नहीं होगा अगर 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी जेल हो चुकी है, ठीक है, पर 2 साल हो गए जेल होने के बाद 2 साल निकल चुके हैं, तो वो प्लान बना सकता है। डिसक्वालीफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर, प्रोहिबिटेड बाय SEBI, हैज बीन प्रमोटर मैनेजमेंट इन्वेस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस, ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो ऑलरेडी ऐसा पेंडिंग केस चल रहे हैं। हैज़ एग्जीक्यूटेड गारंटी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अगेंस्ट विच CIRP and such currently has been invoked and remains unpaid। वही उस पर्सन ने किसी का पेमेंट नहीं करा है, तो यानी कि कहने का इतना सा मतलब है जो खुद ही डिफ़ॉल्टर है वो दूसरी कंपनी का क्या प्लान बनाएगा, शॉर्ट में बोलें तो, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, अपने पास आता है रिसोल्यूशन प्लान। रिसोल्यूशन प्लान क्या होता है, वही कि ये सबसे पहले तो प्लान बनाता है रिसोल्यूशन एप्लीकेंट। कौन, अपने केस में जैसे कि SBI बना सकता है, पंजाब नेशनल बैंक, हर जना बना सकता है, पर वो प्लान अप्रूव्ड कब होगा, जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जब सब जने मिलकर उसको वोटिंग देंगे। मिनिमम 66% तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद फिर वो अथॉरिटी देखेगी कि प्लान को रिजेक्ट करना है, ठीक है। 2 जने पास करेंगे, एक तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स और एक अथॉरिटी। फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान कैसे होता है, अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो कंपनी का लिक्विडेशन होगा, फिर लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। लिक्विडेटर क्या करेगा, एक लिक्विडेशन ट्रस्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो वही वैल्यूएशन निकालेंगे कंपनी की कितनी प्रॉपर्टी है उसको बांट दी जाएगी क्रेडिटर्स के बीच में। और अगर प्लान अप्रूव हो गया रिसोल्यूशन प्लान, तो मॉरेटोरियम पीरियड सीजेस, यानी कि कंपनी के पेंडिंग केसेस अपन ने रोके थे ना जब प्लान बन रहा था, तो अब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, वापस जो कंपनी पर केस चल रहे हैं वो चालू हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान, फिर प्लान भी लागू हो जाएगा, ठीक है। वेयर ओनली 1 रिसोल्यूशन प्लान इज पुट टू वोट, अप्रूव होगा अगर उसको 66% वोट मिलेंगे,
अब मान लो कंपनी ने सिर्फ SBI बैंक का ही लोन नहीं चुकाया था, बाकी सबका चुका दिया, तो एक जन ही प्लान बनाएगा SBI बैंक, और वो प्लान कब अप्रूव होगा, जब उसको 66% वोट्स मिलेंगे। और मान लो किसी दो से ज़्यादा का बैंकों का या फिर क्रेडिटर्स का रीपेमेंट नहीं करा, तो हर जना बनाएगा। हर जना प्लान क्यों बनाएगा, क्योंकि उसकी मर्जी, उसका लोन रिपेमेंट बाकी नहीं है, तो वो चाहेगा कि कंपनी इस तरीके से काम करे ताकि उसका लोन रिपेमेंट जल्दी हो जाए। तो अगर दो से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं प्लान के लिए, तो जिस भी प्लान को हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज मिलेंगे वो जीत जाएगा। पर 66% तो मिलना ही चाहिए। नन गेट 66% और मोर। किसी भी प्लान को 66% नहीं मिलते हैं, तो वापस से वोटिंग करो, और क्या। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लायबिलिटीज़ फॉर प्रीवियस ऑफेंसेस, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और भी कुछ चाहिए आपको, कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल में कोई डाउट आ रहा हो, रिवीजन वीडियो चाहिए, ICAI मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में डाउट है, वो बता सकते हो। MCQ ओरिएंटेड ही क्योंकि अपने काम का है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।